अब हम आते हैं हेनरी थॉर्नटन की तरफ। ये भी बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग किस्म का फिगर है। बॉर्न इन 1760 एंड लिव्ड टिल 1815, सो सेम पीरियड जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, मे बी अ लिटिल अर्लियर परहैप्स। एंड हेनरी थॉर्नटन वाज अ सक्सेसफुल लंदन बैंकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी था बाकायदा, और बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ वगैरह पे भी बैठा रहा, लाइक द बुलियन कमेटी एक्सेट्रा। एंड इज़ अ गुड गाय इन द सेंस के यू नो ही कैंपेन्ड फॉर द एबोलिशन ऑफ द स्लेव ट्रेड। ही वाज वेरी सेंट्रल इन इट। उसका कज़न था विलियम विल्बरफोर्स, जो कि ऑफ कोर्स इज़ द ग्रेट गाय जिसने कहा कि स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर होनी चाहिए, और वो जीता इस केस को 1830s में जाके, फिर 34 में गालिबन इंग्लैंड ने डिक्लेयर किया कि स्लेवरी इज़ इलीगल। सो दैट इज़ द क्रेडिट फॉर दैट इज़ गिवन टू विलियम विल्बरफोर्स। तो उसका कज़न था, और न सिर्फ कज़न था मगर दोस्त यारी भी बड़ी थी उनकी, आपस में गप्पे लगाते रहते थे, बैठते रहते थे, मिलते थे वगैरह। Thornton was, along with Ricardo, a significant player in the debate known as the Bullion controversy या Bullion debate। तो ये बड़ी एक important debate है जो कि उस पीरियड के अंदर हुई, जिसको मैं अभी ज़रा कैप्चर करूँगा, और सारा जो उसकी जो सारी राइटिंग है वो है ही इस चीज़ पे। Thornton was on the side of the Bullionists। तो वो ये कहते थे द इन्फ्लेशन दैट ब्रिटेन वाज एक्सपीरियंसिंग वाज कॉज्ड बाय मॉनेटरी एक्सपेंशन, ठीक है। सो मनी सप्लाई बढ़ गई है, मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हो रही है, मनी सप्लाई को कंस्ट्रेन किया जाए ताकि इन्फ्लेशन कम हो। ये पोजीशन थी बुलियनिस्ट की। थोड़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, बट आफ्टर आई एक्सप्लेन अ फ्यू टर्म्स। वो टर्म्स क्या हैं कि देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है, जो थॉर्नटन डिस्कस करेगा। एक तो आप जानते हैं गोल्ड बुलियन। गोल्ड बुलियन क्या होता है कि इट्स बल्क मेटल, यानी कि गोल्ड जो है ना वो बल्क शक्ल में मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं गोल्ड बुलियन, ठीक है। और उस मेटल को पिघला के फिर आप बनाते हैं कॉइन। कॉइन जो है वो गवर्नमेंट मिंट करती है, उसके अंदर एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ गोल्ड होगा या एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सिल्वर होगा। नॉर्मली ये 88%, 87%, 90% वगैरह जो है वो गोल्ड या सिल्वर उसके अंदर मौजूद होगा। थोड़ा सा उसको करप्ट करते हैं जानबूझ के, उसके अंदर और चीज़ें शामिल करते हैं कि ताकि वो हार्ड हो जाए। अदरवाइज गोल्ड जो आपको पता है बहुत सॉफ्ट मेटल है ना, तो वो टूट जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, वो लूज़ कर देगा अपनी प्रॉपर्टी। तो उसको हार्डन करने के लिए उसको थोड़ा सा जानबूझ के करप्ट करते हैं ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो। सिल्वर के साथ भी ऐसे ही करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड मिंटिंग। मगर उसकी जो वैल्यू होती है वो डिस्पाइट द करप्शन, वो सिर्फ 10% करप्शन की वैल्यू, मगर उसकी वैल्यू वही समझी जाती है जो कि एक फुल कॉइन की वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है बैंक नोट। बैंक नोट आर नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू द बेरर ऑन डिमांड। यानी बैंक जो है ना वो एक नोट इशू करता है कि जी इतने पैसे जो है ना वो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने एक एग्जांपल ली हुई 19th सेंचुरी का, ये बैंक नोट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बैंक ने एक नोट, प्रॉमिसरी नोट यानी प्रॉमिस किया हुआ है, दे वर इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स दैट वर लीगली रिक्वायर्ड टू रिडीम द नोट्स फॉर गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। सो इफ अगर आपके पास ये बैंक नोट है, आप बैंक के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं ठीक है ये आपका बैंक नोट था, अब मुझे इसके जो है ना गोल्ड कॉइन्स दे दो, आप अपने गोल्ड कॉइन्स वापस ले सकते थे। सो एक तरह से वो बैंक्स ने खुद अपनी करेंसी इशू की हुई थी। अब ये बैंक नोट्स ख़त्म हो गए, अब उसकी जगह कमर्शियल बैंक नोट्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय नेशनल बैंक नोट्स, ठीक है। सो अब गवर्नमेंट जो है ना वो नोट बनाती है, बैंक नहीं नोट बना सकता। अच्छा, दूसरा ये चीज़ है जो यहाँ पे एक नोट चीज़ पड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज वाज अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंड unconditionally written order binding one party to pay a fixed sum of money to another party on demand or at a predetermined date. So for example, अगर मैं हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी और मैंने आपके को पैसे देने हैं, तो मैं आपको क्या कहूँगा, मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दूँगा। मैं कहूँगा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये एक तरह से कंपनी जो है वो एक करेंसी इशू कर रही है, जिस तरह बैंक एक करेंसी इशू कर रहा है, इसी तरह कंपनी भी एक करेंसी इशू कर सकती है, विच वाज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उस पर लिखा ये होता था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि जब आप ये मेरे पास लेके आएंगे 1 साल बाद, 6 महीने बाद, जो भी उसका स्टिपुलेटेड पीरियड है, तो मैं आपको जो है ना उसके एवज इतने गोल्ड कॉइन्स दूंगा जी। इट्स लाइक एन IOU। मगर अब बात ये थी कि जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज देंगे, अब फ़र्ज़ करें कि आपने और मैंने ट्रेड किया और मैंने आपको एक पैसे देने के बजाय, यानी गोल्ड कॉइन्स देने के बजाय या सिल्वर कॉइन्स देने के बजाय, मैंने आपको ये कहा कि यार मेरे पास कोई सिल्वर कॉइन्स है नहीं, ये मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो। अब अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे से लिया तो आप उस पर लेंगे, उसको डिस्काउंट पे लेंगे। दिस इज कॉल्ड अ डिस्काउंटेड रेट और डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज अ डिस्काउंट बिल? इसका मतलब ये है कि क्योंकि कैश मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू दैन दिस प्रॉमिसरी नोट कि मैं आपको साल बाद जो है वो 1 लाख रुपया दे दूंगा, तो साल तक आपका 1 लाख रुपया एक तरह से वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप उससे ट्रेड कर सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज से।
ख़ास तौर पे अगर कंपनी बड़ी हाईली रेप्यूटेड कंपनी है, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो आप आगे किसी को दे सकते हैं, देखो यार मेरे पास ईस्ट इंडिया कंपनी का बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो तुम मेरे साथ ट्रेड कर लो। मगर फिर भी उसकी वो वैल्यू नहीं है जो कि गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू है, तो लिहाजा उस पर डिस्काउंट दिया जाता था। डिस्काउंट बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट कैन बी सोल्ड बिफोर इट्स पेमेंट डेट एट अ प्राइस दैट इज लोअर देन इट्स वैल्यू, सो इन्वेस्टर्स विल गेट अ प्रॉफिट व्हेन द बिल इज पेड ऑन इट्स पेमेंट डेट। सो मैं आपको ये कहता हूँ कि यार आई ओ यू ₹1,00,000, ठीक है, मगर मैं अभी आपको ₹1,00,000 सिल्वर में नहीं दे सकता, तो मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दूंगा। एक साल बाद आप जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेके आएंगे, उस पर लिखा हुआ है कि साल बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, एक साल बाद जब आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेके आएंगे, तो फिर मैं आपको ₹1,00,000 नहीं दूंगा, मैं आपको ₹1,50,000 दे दूंगा, ज़्यादा पैसे दे दूंगा। तो ये डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज है कि मैंने आपको ₹1,50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, हालांकि आपकी जो मैंने आपको पेमेंट करनी थी वो ₹1,00,000 की थी। क्यों? क्योंकि आप जो है वो साल बाद जो है उसमें से थोड़े से एक्स्ट्रा कमा लेंगे, तो ये मैंने आपको एक तरह से फेवर दे दी। So bills through professedly drawn from the purpose of exchanging a due debt to one person for a debt due to another are in fact created rather for the sake of serving as a discountable article. So in other words, this became sort of a discount article. हालांकि they were not necessarily originally intended for that purpose, but they became like that. और इस तरह से they started a system of credit. यानी कि बैंक कंपनीज जो हैं वो बजाते खुद एक तरह से क्रेडिट दे रही हैं, वो पैसा क्रिएट कर रही हैं एक तरह से, बिकॉज मेरे पास पैसे हैं नहीं, मगर मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में ₹1,50,000 प्रॉमिस कर दिए साल बाद, तो क्या मैंने किया, मैंने एक तरह क्रेडिट क्रिएट किया, मनी क्रिएट किया, मैंने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। सो नाउ लेट्स गेट इनटू व्हाट्स कॉल्ड द बुलियनिस्ट डिबेट, ठीक है। व्हाट वाज दैट? 1797 के अंदर एक रूमर फैल गया कि फ्रेंच सोल्जर्स वर गोइंग टू इन्वेड इंग्लैंड, और उसकी वजह से देयर वाज अ रन ऑन द बैंक्स, ठीक है। एवरीबडी वांटेड टू गो टू द बैंक एंड वांटेड टू गेट देयर मनी आउट ऑफ द बैंक। कस्टमर्स वांटेड टू कन्वर्ट बैंक नोट्स इनटू गोल्ड बुलियन। सो मेरे पास बैंक नोट है, क्योंकि जब मैंने बैंक में अपने पैसे जमा करवाए तो बैंक ने मुझे एक नोट लिख दिया कि इतने पैसे ये लो आपके पास हैं, ठीक है ना, हमारे पास आपके हैं। तो मैंने वो बैंक नोट लेके मैं भागा भागा बैंक के पास गया और मैंने कहा कि वो मुझे मेरा गोल्ड वापस कर दो प्लीज़, ठीक है, मुझे मेरे कॉइन्स वापस कर दो एंड सो ऑन, मुझे मेरा बुलियन वापस कर दो। इनफैक्ट सेवरल कंट्री बैंक्स फेल्ड एज अ रिजल्ट। गोल्ड रिजर्व्स ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड वेंट डाउन टू 1 मिलियन पाउंड्स एंड दैट इट वाज लाइकली कि जब वो मंडे को खुलने जा रहा था तो ये लग रहा था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड पे भी रन हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। सो फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कन्वर्टेबिलिटी हम ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई बंदा बैंक के पास आता है बैंक नोट के साथ, कहता है कि मुझे मेरा गोल्ड दे दो, तो हुकूमत ने कहा हुआ है, हुकूमत का ऑर्डर है कि आपने गोल्ड नहीं देना, तो बैंक नोट इस्तेमाल कर, तू दफ़ा हो जा, हमने तुझे गोल्ड नहीं देना, ठीक है ना। सो इस तरह से वो उनको ये ख्याल था कि अगर मंडे को खुल गया बैंक ऑफ इंग्लैंड और उसके नतीजे में क्या नाम है उस पर रन आ गया, लोग उस पर बहुत सारे वहाँ पहुँच गए कि मुझे गोल्ड दो, तो उनके गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। अगर उनके गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो गए और बैंक ही पूरा डिफॉल्ट हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इट वाज द बिगेस्ट बैंक दैट देयर वाज इन इंग्लैंड, सो दे वांटेड टू सेव इट। सो गवर्नमेंट ने कहा कि कन्वर्टेबिलिटी बंद है, अभी आपने गोल्ड नहीं देना। अब इससे जो डिबेट शुरू हुई ना, वो ये शुरू हुई कि ये कन्वर्टेबिलिटी बंद करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, ये इन्फ्लेशन हुई क्यों हुई, रन ऑन द बैंक्स हुआ क्यों हुआ, वगैरह वगैरह। जैसा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस या ग्रेट डिप्रेशन या जितने भी बड़े बड़े क्राइसिस हुए, उस पर हमेशा डिबेट होती है, इकोनॉमिस्ट करते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको कैसे रोकना। तो दो पोजीशंस थी उस पर, एक थी कॉल्ड द बुलियनिस्ट पोजीशन। If the banks are not required to convert notes into gold, then they will be tempted to issue notes in excess of the gold in their vaults. This will lead to an excess supply of money and hence by their view a cheapening of the price of money, that is inflation. They argued that to avoid inflation, convertibility of notes into gold should be resumed. So bullinists ये कहते थे कि convertibility restore कर दो, कुछ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी तरफ एंटी बुलिनिस्ट थे जिनका पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है द रियल बिल्स डॉक्ट्रिन। इसमें लॉ भी था, जेम्स स्टुअर्ट भी था और एडम स्मिथ को भी इस्तेमाल किया जाता था। ऑफ कोर्स एडम स्मिथ वाज नॉट अराउंड बाय दैट टाइम, बट हिज राइटिंग्स वर बीइंग यूज्ड। सो व्हाट वाज देयर पोजीशन? देयर पोजीशन वाज बैंक नोट्स वर इशूड बाय बैंक्स इन एक्सचेंज फॉर मर्चेंट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मर्चेंट्स जो हैं वो को ट्रेड कर रहे हैं, उसके एवज वो बैंक नोट्स हासिल कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज द रीपेमेंट्स ऑफ दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज क्रेडिबल, यानी कि रियल बिल्स एज अपोज टू फिक्टिशियस बिल्स, एज लॉन्ग एज मर्चेंट्स के पास एक्चुअल ट्रेड है जो इन्होंने करना है, तो दे विल बी एबल टू पे द बैंक्स for these bills of exchange etc that have been issued, and they will be able to manage that. Then no more bank notes will be issued than what is required by merchants. So bank notes, bills of exchange and gold will remain in some sort of a ratio with respect to the trade that's going on, because merchants will only go for these bank notes etc etc and
bills of exchange in the measure that they have trade, right? So in short, the demand for banknotes by commerce is itself limited by the needs of trade. यानी जितनी तिजारत करनी उतनी मैं नोट मांगूंगा ना, अगर मैं एक मर्चेंट हूँ उससे ज़्यादा नोट मैं क्यों मांगूंगा? Hence, even without convertibility, the bank is not going to issue more notes than what commerce demands. Thus, there will never be an excess of note issued. यानी इनकी पोजीशन ये थी, एंटी बुलियनिस्ट पोजीशन ये थी कि आपको ये कन्वर्टेबिलिटी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बैंक्स जो हैं वो एक्सेस नोट्स नहीं इशू करेंगे, कंपनीज एक्सेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं इशू करेंगे, पेपर मनी उतना ही मोर और लेस रहेगा और रहा है जितनी ट्रेड की ज़रूरत है। जितनी ट्रेड की ज़रूरत है उतनी ही मनी सप्लाई, सिंपल टर्म्स में जितनी ट्रेड की ज़रूरत है उतनी ही मनी सप्लाई की डिमांड है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको रिस्टोर कर दिया जाए। इफ देयर हैपेंस टू बी एन एक्सेस इशू बाय एक्सीडेंट, गलती से भी अगर हो गया, दिस स्टिल वुड नॉट कॉज इन्फ्लेशन एज इट वुड रिटर्न इमीडिएटली टू द बैंक्स अपॉन द लिक्विडेशन ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दिस वाज कॉल्ड द रिफ्लक्स प्रिंसिपल, कि जब वो दोबारा से जब ट्रेड चलेगा तो वो अगर गलती से को बढ़ भी गया तो वो दोबारा से ठीक हो जाएगा, मार्केट विल टेक केयर ऑफ इट्स सेल्फ। अब आता है मिस्टर हेनरी थॉर्नटन। थॉर्नटन वाज मेनली प्रो बुलियनिस्ट, ठीक है, और वो ये कहता है, मगर वो कुछ बुलियनिस्ट को भी उस पर क्रिटिसाइज करता है, उनको क्रिटिसाइज करता है कि कन्वर्टेबिलिटी टू गोल्ड कहता है अभी ना करो तुम लोग, ठीक है, ये अभी अच्छा नहीं है। देयर इज लैक ऑफ एविडेंस दैट एक्सेस इशू कॉज द इन्फ्लेशन। ही आल्सो प्रोवाइडेड एन एडमिरेबल क्रिटिक ऑफ द रियल बिल्स डॉक्ट्रिन। बट मेन जो उसकी चीज़ है वो यही है, द क्रिटिक ऑफ द रियल बिल्स डॉक्ट्रिन, यानी एडम स्मिथ को जो उसने चैलेंज किया। वो कहता है हु गारंटीड दैट द डिमांड्स ऑफ कॉमर्स वर लिमिटेड। सपोज प्रॉफिट्स आर हायर देन द इंटरेस्ट, ठीक है, मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, would not merchants demand an interminable amount of notes? Bills offered for exchange into notes might not readily be limited, as the real bills advocates argued, and inflation will ensue. ये किस तरह आपको पता है कि जो ट्रेडर है, जो मर्चेंट है, वो उतने ही बैंक नोट्स मांगेगा जितनी उसकी ज़रूरत है। अगर वो खूब पैसे कमा रहा है तो वो ये सोचेगा यार अभी तो बड़े पैसे मैं कमा रहा हूँ, और वो एक्सपेक्टेशन उसकी होगी कि आइंदा भी मैं इतने पैसे कमाऊंगा। तो हो सकता है कि वो स्पेक्यूलेट करे उस चीज़ पे जो उसके पास तिजारत है भी नहीं, जो उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है भी नहीं। वो कहे नहीं मेरे पास पैसे आ जाएं तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर लूँगा, तो वो एक्स्ट्रा पैसे लेगा, जिससे एक्स्ट्रा पैसा प्रोड्यूस होगा, और एक्स्ट्रा पैसा प्रोड्यूस होने के नतीजे में मनी सप्लाई ऊपर जाएगी, और जब मनी सप्लाई ऊपर जाएगी तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी। तो दैट वाज दिस पर्टिकुलर पोजीशन विच इज़ द प्रो बुलियनिस्ट पोजीशन। सो और लिहाजा जो प्रो बुलियनिस्ट पोजीशन ओवरऑल है वो ये है कि दैट कन्वर्टेबिलिटी शुड बी रिस्टोर्ड नाउ, बट वो नहीं कहता कि रिस्टोर करो, बट फॉर डिफरेंट रीजंस, ठीक है। नाउ लेट्स रीड हिम, व्हाट डज ही से। कहता है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ द पेपर क्रेडिट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। पहले तो आसान, व्हेन कॉन्फिडेंस राइजेस टू अ सर्टेन हाइट इन अ कंट्री, ही राइट्स, इट occurs to some persons that profit may be obtained by issuing notes. कौन से notes? बैंक notes, bills of exchange, etc., which purport to be exchangeable for money. Money क्या है यहाँ पे? Money is the gold coins, the coin, the minted or bullion, right? And which through the known facility of thus exchanging them may circulate in its stead. अब क्योंकि आपको पता है कि वो कन्वर्ट हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उससे आप पैसे भी ले सकते हैं, तो वो भी पैसे के तौर पे मार्केट के अंदर इस्तेमाल होता है। समझ आ गई? A part only of the money of which the notes supply the place being kept in store as a provision for the current payments. कुछ पैसे आप अलग रख लेंगे, कुछ आप इसमें bills of exchange वगैरह यूज़ करेंगे. On the remainder interest is gained and this interest constitutes the profit of the issuer. So जो bill of exchange है उस पर interest भी आप कमा रहे हैं, ठीक है, उसको आप as money भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं. अब क्या होता है इससे? वो कहता है there is an increase in the money supply. These bills increase the money supply. They do not only spare the use of ready money, यानी कि जो कॉइन्स वगैरह हैं उनको ना सिर्फ वो स्पेयर कर देता है इन द सेंस कि अब आप इसको जो है अपने गोदाम में रख लें कि आपको फॉर अ रेनी डे कॉइन चाहिए होगा। कॉइन की जगह आप क्या प्रेफर करेंगे इस्तेमाल करना? शायद आप बैंक नोट प्रेफर करें इस्तेमाल करना। दे ऑल्सो ऑक्यूपाई इट्स प्लेस इन मेनी केसेस। सो ये कॉइन को डिस्प्लेस कर जाता है, बड़ी तेज़ी से जो है फैल गया है और फैलेगा। बिल्स सर्कुलेट मोर स्लोली देन आइदर गोल्ड और बैंक नोट्स। अब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं वो ज़रा स्लो सर्कुलेट करते हैं और बैंक नोट्स और जो कॉइन्स हैं वो तेज़ सर्कुलेट करते हैं। सो बैंक नोट्स जो हैं, जो बैंक ने इशू किए हैं, उसमें तो वैल्यू नहीं बढ़ने लगी ना। अगर वो 100 पाउंड का नोट है तो उसने 100 पाउंड ही उसकी वैल्यू रहनी है। मगर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी ख़त्म होगी। जब 1.5 साल बाद
उसने जो मैंने अभी आपको लाख रुपए दिया उसने वापस 1.5 लाख रुपए बन जाना है, ठीक है। सो देयरफॉर ही सेज द पोजेसर मेक्स हेस्ट टू पार्ट विद इट। सो नाउ हियर्स द इंटरेस्टिंग थिंग, जब हम वेलोसिटी ऑफ मनी पहले पढ़ रहे थे तो हमने सॉर्ट ऑफ अज्यूम किया कि वेलोसिटी ऑफ मनी MV जब हमने लिखा कि somehow or the other it's just constant. But he's saying no, it makes a difference what type of money it is. The velocity of money can go up or down depending on the kind of money that we are talking about. So bills of exchange grows more valuable. The bill, when it is first drawn, is worth something less than a banknote. That means that the bill of exchange is discounted, ठीक है, on account of its not being due until a distant day, writes Thornton, and the first receiver of it may be supposed to obtain a compensation for the inferiority of its value in the price of the article with which the bill is purchased. ठीक है जी. So आपको मैं बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूँ 1.5 लाख रुपए का, मगर लाख रुपए उसकी वैल्यू काउंट की जा रही है, डिस्काउंटेड दे रहा हूँ आपको. When he parts with it, he may be considered as granting to the next receiver a like compensation. जब आप शयान को देंगे तो आप उसको फिर एक तरह से उसको भी कॉम्पनसेशन दे रहे हैं कि भाई यार ये अभी तो 1.5 नहीं इसमें कर सकता, मगर साल बाद ये 1.5 का हो जाएगा. Which is proportionate to the time which the bill has still to run. Each holder of a bill has therefore an interest in detaining it. अगर आप उसको डिटेन करें तो आपको उसकी फुल वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 1.5 लाख रुपए साल बाद मिल जाएगा. अगर आपने उसको बेच दिया तो आपको कितना मिला? 1.25 लाख रुपया मिला. तो इसका मतलब है कि आपके इंटरेस्ट में है कि आप उसको मेंटेन करें. सो बिल ऑफ एक्सचेंज की जो वेलोसिटी है वो स्लो होती है. क्यों? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिस्काउंटेड है और उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जबकि बैंक नोट जो है उसकी वैल्यू सिट्रस पैरेबस बराबर रहेगी. तो आपके पास अगर एक बैंक नोट है और एक बिल ऑफ एक्सचेंज है तो क्या प्रेफर करेंगे आप इस्तेमाल करना? बैंक नोट. आप कहेंगे इसको मैं जो एडवांस कर दूं, ये अभी मैं अपने पास रखूं क्योंकि ये तो 6 महीने बाद और ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएगा. सो इसकी वेलोसिटी स्लो है और इसकी वेलोसिटी तेज़ है. कितनी दिलचस्प किस्म की बात है कि द वेलोसिटी ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मनी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट. अब इलेक्ट्रॉनिक मनी की क्या वेलोसिटी हो गया आपके अंदाजे में? वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, बिकॉज वो तो आप एक बटन से अपने मोबाइल फ़ोन से ठक 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 करके एक्सचेंज कर सकते हैं. उसके मुकाबले में जो नोट है उसकी वेलोसिटी स्लो होगी. Now what's happening, Thornton says, is that the bills are growing. Discounted bills of exchange are like an investment, so the trading world encourages them. Merchants जो हैं और traders जो हैं वो कहते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएँ क्योंकि ये अच्छे हैं ना. अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दूंगा, ठीक है ना, तो मेरा कारोबार चलता रहेगा. तो इसलिए वो और बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं. Goods do not become more valuable with time. तो goods can't play that role because good ने तो ख़राब हो जाना है, ठीक है ना. And stocks act in the same way, their values goes up with time, so I can pay you with stocks as well. That is also a possibility. Exchequer bills एक थर्ड कैटेगरी है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है, मगर उसमें मसला ये है कि बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कमीशन ऑन दैम, गवर्नमेंट उस पर एक कमीशन खाती है, कमाती है वगैरह, तो इसलिए वो इतने अच्छे नहीं है जितना एक प्राइवेट बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो उस पर ज़्यादा पैसे बनते हैं, ही सही, ठीक है. सो द अमाउंट ऑफ बिल्स इन एक्सिस्टेंस मे येट परहैप्स बी एट ऑल टाइम्स ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ ऑल द बैंक नोट्स ऑफ एवरी काइंड एंड ऑफ ऑल द सर्कुलेटिंग गिनीज. इसका मतलब ये है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो बड़े रैपिडली इंक्रीज कर गए हैं सोसाइटी के अंदर. अभी हमें पता नहीं कितने हैं क्योंकि ये सारा प्राइवेट मामला चल रहा है ना, तो ये बड़े रैपिडली इंक्रीज कर गए हैं सोसाइटी के अंदर क्योंकि ये बड़ा ईजी फॉर्म ऑफ पेमेंट है. और इनफैक्ट ये इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जो बैंक नोट्स हैं उससे भी ये ज़्यादा है और जो कॉइन्स हैं उससे भी ये ज़्यादा होंगे. अपने पीरियड की वो बात कर रहा है. अच्छा, कहता है एडम स्मिथ ने एक मिस्टेक कर दी है. When Adam Smith says the whole paper money of every kind which can easily circulate in any country never can exceed the value of the gold and silver of which it supplies the place or which the commerce being supposed the same would circulate there if there was no paper money. यानी कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो पेपर मनी के बराबर है, जो पेपर मनी वो गोल्ड एंड सिल्वर के मोर और लेस बराबर रहेगा. ये स्मिथ ने लिखा था. ऑब्वियसली स्मिथ ने एक ऐसे पीरियड में लिखा था जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी इतने फैले नहीं थे और उसका ये ख्याल था कि ये मोर और लेस प्रोपोर्शन रेशो रहेगा, मगर ऐसा था नहीं. कहता है कि पेपर मनी विल बी इक्वल टू गोल्ड एंड सिल्वर. ही सेज दिस इज स्मिथ्स मिस्टेक टू थिंक दैट दिस वुड बी द केस. इनफैक्ट बहुत रैपिडली बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हैं दे विल एक्सीड द गोल्ड एंड सिल्वर इन एनी सोसाइटी.
So one of the mistakes, the first mistake that Smith is making is, if all the paper money is accounted for, इसमें इंटरेस्ट नोट्स भी शामिल हैं, इसमें एक्सचेकर बिल्स भी शामिल हैं, इसमें इंडिया बॉन्ड्स भी शामिल हैं, इसमें तमाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज शामिल हैं, इसमें बैंक नोट शामिल हैं, द पेपर मनी एक्सीड्स द गोल्ड एंड सिल्वर इन द इकोनॉमी ईजिली. उसने कहा था बराबर होंगे, कहता बराबर नहीं है. पेपर मनी जो है वो फार इन एक्सेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर हो जाता है. सेकेंडली, देयर आर टू क्लासेस ऑफ पेपर मनी. एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि स्लो सर्कुलेट कर रहे हैं, और दूसरे हैं बैंक नोट्स जो कि फास्ट सर्कुलेट कर रहे हैं. सो ये इस पे भी स्मिथ जो है ना didn't really like sort of break it down into different parts. I don't blame Smith, it's a long time before, etc., right? But Thornton is developing it further, right? So, Mazid Thornton ये कहता है कि money supply can even go up without an increase in paper money. वो कैसे? वो ऐसे कि the same note may either affect 10 payments in one day or one payment in 10 days, and one note therefore will affect the same payments in the one case which it would require 100 notes to affect in the other. So velocity of money can go up, money supply ना भी बढ़े, bills of exchange ना भी बढ़े, तो overall money supply can go up even if the hard currency money supply does not go up. Even if the paper money and the other money does not go up, velocity can rise और उससे money supply can go up, right? So this is causing inflation. A high state of confidence serves to quicken their circulation. कहता है now let's understand कि velocity of money किन चीज़ों से बढ़ती है कम होती है. पहली बात है अगर high degree of confidence हो in that money, so उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा. और वैसे भी जनरली इन द इकोनॉमी अगर हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस हो तो लोग ज़्यादा ट्रेड करेंगे. इट इज़ वेल नोन दैट गिनीज आर होर्डेड इन टाइम्स ऑफ अलार्म ऑन दिस प्रिंसिपल. Notes, it is true, are not hoarded to the same extent. In times of alarm, there is higher confidence in gold and silver than in bank notes and then in the bills of exchange. So, अगर इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे आप अपना गोल्ड बचा लेंगे, ठीक है, आप अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहेंगे चलो इसमें मैं देखता हूँ भी क्या बनेगा, ये प्रायोरिटी 2 पे है, और सबसे पहले आप अपने बैंक नोट्स इस्तेमाल करेंगे. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ वेलोसिटी. कितनी अच्छी और मज़ेदार किस्म की इंसाइट उसने दी है, एंड आई थिंक क्वाइट करेक्ट. During a period of alarm, people prefer to keep their money rather than deposit it in a bank. This also slows down the velocity of money. अगर मेरे पास पैसे आए हैं, मेरे पास गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आए हैं, तो मैं अपने कमरे में रख लूँगा, मैं बैंक को नहीं दूंगा. अगर बैंक को नहीं दूंगा तो velocity of money स्लो डाउन हो जाएगी. क्यों? वेलोसिटी ऑफ मनी बैंक से क्यों तेज़ होती है? क्योंकि जब एक बैंक के पास पैसे होंगे, और फ़र्ज़ करें कि एक बैंक है और ईमान का बैंक, ईमानदार किस्म का बैंक है, और वहाँ पे मैंने भी पैसे रखे हुए और आपने भी पैसे रखे हुए हैं, और आपका भी अकाउंट है और मेरा भी अकाउंट है, तो जब मैंने आपको पेमेंट करनी है मैंने ठक करके बैंक से पेमेंट कर देनी, तो वेलोसिटी ऑफ मनी तेज़ हो जाएगी. अगर मेरे पास वो फिजिकल कॉइन्स हैं तो फिजिकली मुझे ले जा के वो पेमेंट करनी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ मनी उससे स्लो होगी. तो expectations also make a difference. In 1793 there was this banking crisis जिसका मैंने बताया कि कई बैंक्स फेल हो गए थे. तो कहता है that fear of not being able to obtain guineas which arose in the country led in its consequences to an extraordinary demand for bank notes in London. क्योंकि क्राइसिस था, क्राइसिस में लोग गिनीज वगैरह जो हैं वो अपने होल्ड कर रहे थे, उसको भी बचा रहे थे, तो किस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे थे? बैंक नोट्स को इस्तेमाल कर रहे थे. एंड द वांट ऑफ बैंक नोट्स इन लंडन बिकेम आफ्टर अ टाइम द चीफ ईवल. और बैंक नोट्स जो थे इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद नहीं थे, तो लोग जो है रन ऑन द बैंक्स कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत क्राइसिस पैदा हुआ. एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सप्लाई ऑफ एक्सचेकर बिल्स रिस्टोर्ड कॉन्फिडेंस. जब गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर कॉन्फिडेंस जो है रिस्टोर हुआ कि there will be adequate money supply and so on. So also they can in a state of distrust they can be fall of confidence हो जाए, hoarding शुरू हो जाती है. It is thus that a more slow circulation of guineas is occasioned, and the slower the circulation, the greater the quantity wanted in order to effect the same number of money payments. ठीक है, अगर सर्कुलेशन वेलोसिटी गिर जाए तो क्वांटिटी ऑफ मनी ज़्यादा की क्वांटिटी ऑफ मनी की ज़रूरत होगी टू डू द सेम अमाउंट ऑफ ट्रेड, और सडनली यू फाइंड कि क्वांटिटी ऑफ मनी ही नहीं है, उसके अंदर बैंक नोट्स की कमी आ रही है, या फलानी चीज़ की कमी आ रही है, फलानी चीज़ की कमी आ रही है. सो फाइनली हाउ इज स्मिथ रॉन्ग? ही सेज डॉक्टर स्मिथ's view that there is in every country a certain fixed quantity of paper supplying the place of gold, which is all that can easily circulate or circulate without being forced into circulation, and which is all for such likewise seems to be the intended inference that should never be allowed to be sent into circulation, is in a variety of respects therefore incorrect. Why is it incorrect? Because Smith's remarks may mislead a person to think that a society can do away with this new paper money and just use the gold and silver coins. Because Smith is sort of suggesting that the gold and silver coin is equal to the paper money is easily substitutable, but it's not the case anymore. ठीक है, the paper money now is like the bread
of this new economy. In fact, अगर वो exist नहीं करेंगे, अगर वो bills of exchange और credit नहीं exist करेंगे, other means of such payments will have to be found, which will be inferior means of payments to do that kind of trade. Substitutes would have to be found. He says, quote, recourse would be had to devices of various kinds by which men would save themselves the trouble of counting, weighing and transporting guineas. So अगर आप वो ख़त्म कर देंगे पेपर मनी तो फिर भी लोग जो है ना कोई तरीका निकालेंगे कि भाई मुझे फिज़िकल कॉइन्स से ट्रेड ना करना पड़े, क्योंकि ट्रेड जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है जब आपको फिज़िकल कॉइन से ट्रेड ना करना हो। और आसानी के लिए वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह पैदा हुए, और आसानी के लिए अब देखो क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक मनी पैदा हो गया, which can move at a moment's notice, right? So trade is forever looking for ways to speed up trade, because the faster trade goes, the more money you make. So that's why credit is so important. That's why these bills of exchange are so important. That's why if Smith's ideas are leading to the impression that you can just do away with these bills of exchange, that's a false impression that will push back trade. If paper money were eliminated, society would still have to find ways to develop credit. Quote, he says, credit in books, credit depending on the testimony of witnesses or on the mere verbal promise of parties. This will be a worse kind of credit, but credit nonetheless will have to be created. In other words, trade necessitates the creation of credit, and that's why bills of exchange and so on were created. So you have to understand that, right? I think that's a brilliant insight, very good insight. Okay, so paper money is to trade as bread is to workers. You know, it's like the bread and butter. Paper money is absolutely necessary, he's showing you. It is the grease that keeps keeps trade going. And credit is central to that paper money, of course. Through a general increase of paper, has this tendency, the objection, when applied to the paper of country banks, is particularly ill-founded. मगर इसके कुछ मसाइल भी हैं, और मसाइल वो आपको बताता है कि जिस तरह से कमोडिटीज़ की प्राइसेस डिमांड और सप्लाई से ऊपर नीचे जाती हैं, इसी तरह बिल्स ऑफ एक्सचेंज की और इन चीज़ों और पेपर मनी की भी जो वैल्यू है वो भी डिमांड और सप्लाई से ऊपर नीचे जाएगी. जब बहुत ज़्यादा सप्लाई ऑफ मनी होगी तो उसके नतीजे में उसकी वैल्यू गिरेगी. जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी फॉर दैट मनी, तो उसकी वैल्यू चढ़ेगी. द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ इन द मार्केट इज़ फाउंड बाय demand and supply. The question of price is therefore in all cases a question of power, and of power only. उससे उसकी मुराद ये है negotiating power, कि किसको आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, डिमांड करने वाले या बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर्स ज़्यादा है, किनकी पावर ज़्यादा है, बायर्स की या सेलर्स की. अगर सेलर्स कम है तो सेलर्स की पावर ज़्यादा है, अगर बायर्स कम है तो बायर्स की पावर ज़्यादा है, अगर बायर्स कम है तो प्राइस जो है वो गिरेगी, अगर सेलर्स कम है तो प्राइस जो है वो चढ़ेगी. The same principle applies to the price of paper money, he says. ये भी सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हों, बैंक नोट्स हों, जो भी हों, ये सारे भी इसी तरह ही चलते हैं. गवर्नमेंट के एक्सचेकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हों, जो भी हों, ये सारे भी इसी तरह चलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के जरिए. When more paper money is issued, the value of paper money will go down, prices उलट होंगी, will go up. When prices in gold go up, exports will go down, and the balance of power will go against England. When that happens, fewer people will want England's bills. This will cause a fall in the prices of the overabundant bills. ठीक है? And the value in the fall in the value of these bills will once again make prices cheaper. Foreigners will buy more of our commodities and we will buy less of theirs. So in this way, market जो है वो recalibrate करेगा, equilibrium पे वापस लेके आएगा डिमांड एंड सप्लाई के नतीजे में. अगर सप्लाई आप बढ़ा देते हैं, ठीक है, डिमांड कम है, उनकी वैल्यू गिर जाती है, जिस तरह हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइस गिर जाती है. जब प्राइस उनकी गिर जाती है तो वंस अगेन दे बिकम मोर फीजिबल टू यूज़, बिकॉज उनकी प्राइस गिर रही है, एंड देन वंस अगेन द मार्केट रिस्टोर्स इट टू इक्विलिब्रियम. So when coin is made cheaper, bullion doesn't become cheaper because the markets are not the same. So ये भी बड़ी interesting बात वो ये कहता है कि coin जो है वो सस्ता हो रहा है, मगर bullion उतने का ही रहेगा, because bullion जो है ना वो मार्केट पे नहीं ट्रेड होता उस लेवल पे, मगर वो इंटरनेशनल मार्केट पे ट्रेड होगा, मगर डोमेस्टिक मार्केट पे वो ट्रेड नहीं होगा. डोमेस्टिक मार्केट में कॉइन चलेगा, इंटरनेशनल मार्केट पे बुलियन चलेगा. सो ये दो डिफरेंट मार्केट्स हैं, तो इस वजह से इनकी आपस में भी आगे पीछे वैल्यू हो सकती है. एंड दिस विल रिजल्ट इन अ सिचुएशन वेयर पीपल माइट कन्वर्ट देयर कॉइन टू बुलियन, बिकॉज बुलियन की वैल्यू बढ़ रही है, कॉइन की वैल्यू गिर रही है, तो पीपल विल से कि दफ़ा करो फिर मैं बुलियन खरीद लेता हूँ. दिस डिफरेंस ऑल्सो इज नॉट अकाउंटेड फॉर बाय एडम स्मिथ. सो यू सी नाउ that the kind of money that exists makes a difference both on demand and supply for that money, because it's dealing with different markets,
and at the same time it makes a difference on the velocity of those monies. So he's introducing this complexity that Smith did not account for. Okay, so now finally the increased money supply will lead to an inflation, but not the same at the same level for all the different kinds of money. ठीक है? The inflation will be different for different kinds of money. Bullion के लिए इतनी inflation नहीं होगी और चीज़ों के लिए ज़्यादा inflation होगी and so on. But inflation होगी. He admits that. Hence coin does not merely leave the country because the circulation being full, no use can be found at home for additional circulating medium, but that every increase of paper has been represented as enhancing the price of goods, which advanced price of goods affords employment to a larger quantity of circulating medium, so that the circulation can never be said to be over full. यानी कि जिस तरह से ये कहा गया था कि जब increased money आ जाएगा तो उससे सर्कुलेशन ओवरफुल हो जाएगी और रिफ्लक्स से मामला जो है वापस हो जाएंगे। वो कहते हैं ऐसे नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि सिंपली जब इंक्रीज्ड मनी सप्लाई हो जाएगी तो उन चीज़ों की उस टाइप ऑफ मनी की वैल्यू गिर जाएगी, और जब वो वैल्यू गिर जाएगी तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर पैदा होगा। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू शो यू इज कि मर्चेंट्स विल नॉट स्टॉप एट सम सॉर्ट ऑफ रियल लिमिट वेयर दे आर सेइंग कि ओ मुझे इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मर्चेंट्स विल से if they're making good money, they will say, give me more money, I'll make more money with this money. So the speculation will drive the money supply forward until there is inflation, says Thornton. So now to conclude, the bullionist debate reached its climax in 1810. हुकूमत ने फिर एक बुलियन कमेटी बनाई पार्लियामेंट ने, और उसमें थॉर्नटन भी उसका हिस्सा था. He wasn't heading it, but he was in it. एंड रिकार्डो ने भी ये कहा कि भाई ये जो एक्सेस इशू हो रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, इसकी वजह से जो है ना बड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो रहा है, तो इसको रोका जाए एंड सो ऑन. द बुलियन कमेटी रिपोर्ट कंक्लूडेड दैट द एक्सेस इशू वाज इंडीड टू ब्लेम फॉर रीसेंट बाउट ऑफ इन्फ्लेशन. यानी कि वाकई जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तेज़ी से फैल रहे थे उसी की वजह से इन्फ्लेशन हुई. बुलियन कमेटी ने यही कहा. And recommended immediate resumption of convertibility, यानी कि Thornton agreed with this report with qualifications, यानी कि उन्होंने कहा convertibility resume कर दो. आपने अच्छा किया कि ब्लॉक कर दिया कि लोग जो है आप पैसे से बुलियन नहीं ले सकते बैंक नोट से, मगर अब इसको रिस्टोर कर दो. However, the report came out too late in the parliamentary session to be considered and would have to wait a year, or in the spring of 1811, when the report was finally brought up for debate and the vote on the parliamentary floor, the act of resumption was resoundingly nonetheless defeated. Attention soon drifted as the new problems facing Britain after 1812 was deflation rather than inflation, और economic debate जो है वो कॉर्न लॉज पे चली गई. मगर वो डिबेट आज तक जारी है. आज तक आपको पता है मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी पॉलिसी पे डिबेट जारी है कि मनी सप्लाई के साथ क्या किया जाए, ज़्यादा बढ़ाई जाए मनी सप्लाई या उसको कंस्ट्रेंट करके रखा जाए. Some historians, for example, argue that the real bills doctrine contributed to the instability of the US money supply, and this was one of the factors behind the Great Depression. ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा सर्कुलेट कर रहा था, एकदम से धड़ल करके पैसे की वैल्यू ही गिर गई. अगर मॉनेटरी पॉलिसी को ज़रा खींच के रखते तो मामला ठीक रहते. The major flaw, as pointed out by Thornton, is that speculative activity, that is paper money, cannot be sharply distinguished from purely productive activity paper. ये जो डिस्टिंक्शन है दोनों के दरमियान कि क्या रियल रिक्वायरमेंट है एक ट्रेडर की फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड दिस काइंड ऑफ पेपर मनी, और क्या फिक्टिशियस है, इसमें डिफरेंस नहीं आप डिस्ड्रॉ कर सकते. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू से कि क्या फ़र्क है, बिकॉज ऑल प्रोडक्शन इज मोटिवेटेड बाय अनसर्टन एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स. देयर इज ऑल प्रोडक्शन में, ऑल ट्रेड में एक एलिमेंट ऑफ स्पेकुलेशन तो है. सो अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा आ जाएं तो मैं हो सकता है कि मेरे जहन में ये बात आए कि भाई मैं पैसे में से और पैसे बना लूँगा. मेरी स्पेकुलेशन ही है ना कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना जहाज़ लूँगा, मैं इंडिया जाऊँगा, इंडिया से जाके मैं कॉर्न खरीदूँगा, कॉर्न खरीद के या कॉटन खरीद के मैं इधर लेके आऊँगा, उसको मैं बेचूँगा, मैं इतने पैसे कमा लूँगा. स्पेकुलेशन ही है. तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो धड़ाधड़ फेंकता रहूँगा मार्केट के अंदर. मुझे क्या पता कि मुझे वहाँ से वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर पैदा होगा. सो इस सोच के तहत थॉर्नटन वाज वन ऑफ द की इंडिविजुअल्स, जिसकी वजह से फिर हुकूमत ने जो है ना वो कहा कि नहीं ऑल ऑफ दिस स्टफ कि बिग बैंक भी जो है अपना नोट इशू कर ले और कंपनी भी अपना नोट इशू कर ले, ये नहीं होना चाहिए. एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए. सेंट्रल बैंक जो है वो इशू करे करेंसी, वो इशू करे ये तमाम बिल्स वगैरह बॉन्ड्स जो भी हैं उसके रेटिफाइड होने चाहिए. किसी प्राइवेट बैंक को, कमर्शियल बैंक को ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो अपनी करेंसी इशू कर सके.
और किसी कंपनी को ये एबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्रिएट कर सके. All of this has to be managed by a central bank. So Thornton is one of the key figures, you could say, that he's one of the founding figures of the idea of the necessity of a central bank regulating the money supply in this particular way.